हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन 1 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्लूम का वर्गीकरण यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कि ब्लूम का वर्गीकरण क्या है या ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण क्या है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछता भी है। जिन लोगों को अगर बीएड से संबंधित नोट्स चाहिए तो आप लोग जो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां आप लोग को बीएड से संबंधित बहुत ही आसान भाषा में नोट्स प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पे आप लोग जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं आज ब्लूम से टैक्सोनॉमी के बारे में, क्योंकि ये मिशन 1 में चैनल में बहुत ही आसान भाषा में बीएड के सब्जेक्टों को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। इसलिए सभी दोस्त जो है इस चैनल को ज्वाइन करें और सभी बीएड के दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। ये लगातार जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का वीडियो बनाया जा रहा है, फिर इसके बाद हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम का जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन का भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये ब्लूम जो थे इसका पूरा नाम था बी एस ब्लूम। इसका पूरा नाम क्या था? बी एस ब्लूम। बी एस ब्लूम याद रखेंगे, इसका पूरा नाम क्या था? बी एस ब्लूम। क्योंकि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इसका पूरा नाम है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। इसका पूरा नाम क्या है? बेंजामिन। इसका पूरा नाम है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ये जो इसका पूरा नाम है बी एस ब्लूम। बी एस ब्लूम का पूरा नाम, बी एस ब्लूम का पूरा नाम क्या हो गया? बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, है ना, यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ब्लूम का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो आइए शुरू करते हैं ब्लूम का वर्गीकरण यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है पाठ्यक्रम के अंतर्गत उद्देश्य निर्धारण में ब्लूम के वर्गीकरण का क्या महत्व है, विस्तार में समझाएं या विस्तार में लिखिए। ठीक है, यानी एक तो 2 क्वेश्चन है इसमें, एक तो अंतर्गत उद्देश्यों का निर्धारण पूछा है, उद्देश्यों का निर्धारण, और ब्लूम के वर्गीकरण का क्या महत्व है इसको भी पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा बनाते हैं। रूपरेखा में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर दूसरा में लिखेंगे ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्य दिया था कि बालक किस प्रकार सीखते हैं, इसका जो उद्देश्य दिया था उसका किस प्रकार वो वर्गीकरण किया उसके बारे में जानेंगे। फिर ब्लूम का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लूम, फिर ब्लूम के वर्गीकरण का महत्व, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग रूपरेखा बना लिए, क्योंकि रूपरेखा बनाने से हम लोग को पॉइंट को डील करने में आसानी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना में जाएंगे, इंट्रोडक्शन में। शिक्षण उद्देश्य वह शैक्षिक कार्य है जिसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि शिक्षण उद्देश्य एक वैसा कार्य है जिसके द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इसमें सबसे अधिक योगदान बी एस ब्लूम का था। बी एस ब्लूम ने सबसे अधिक ये योगदान दिया कि बालक जो है किस प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों का अनुपालन करके किस प्रकार वो सीखते हैं, इसके बारे में बी एस ब्लूम ने बात कहा था। इस शैक्षिक प्रणाली का लक्ष्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। यानी बी एस ब्लूम ने यह किया कि इस प्रणाली का, शैक्षिक प्रणाली का ये लक्ष्य है कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामूहिक विकास, है ना, सामाजिक विकास, हर तरह का विकास करना है। शैक्षिक उद्देश्य अधिक व्यापक होते हैं। ये पूर्णता की उस स्थिति का बोध कराते हैं जिस तक पहुंचना संभव भी हो सकता है। यानी कि ये जो उस स्थिति का बोध कराते हैं जहां तक पहुंचना संभव भी हो सकता है और असंभव भी। इस वर्गीकरण की सहायता से अध्यापक अपने शिक्षण तथा सीखने के उद्देश्य का निर्धारण आसानी से कर सकता है। इसलिए इससे अनुदेशात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुदेशात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे, ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ठीक है, अभी तक
शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण विभिन्न प्रतिमान विकसित हुए हैं। अभी तक जो है कई सारे शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने के बाद जो है कई सारे प्रतिमान विकसित हुए हैं, विभिन्न प्रतिमान विकसित हुए हैं। उनमें से बीएस ब्लूम यानी बेंजामिन सैमुअल ब्लूम एवं उनके साथियों द्वारा विकसित प्रतिमान अधिक उपयुक्त है। यानी कि बेंजामिन बीएस ब्लूम यानी बेंजामिन सैमुअल ब्लूम और उनके सहयोगी जो थे, उनके साथियों जो थे, उनके साथ मिलकर जो एक प्रतिमान विकसित किया वो जो है अधिक कारगर सिद्ध हुआ। ठीक है। ब्लूम टेक्सोनोमी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण का नाम दिया जाता है। यानी इस वर्गीकरण का नाम क्या दिया गया, ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण का नाम दिया गया। ठीक है। अंग्रेजी में टेक्सोनोमी शब्द का अर्थ होता है क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमी शब्द का अर्थ क्या होता है, क्लासिफिकेशन, या इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, कहा जाता है। जब इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तब इसका तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों के व्यवस्थित क्रम होते हैं। मतलब जब हम इसका प्रयोग शिक्षा में करते हैं तो ये एक क्लासिफिकेशन को दर्शाता है, यानी कि क्रम को समझाता है। जैसे छोटा बच्चा सबसे पहले क्या करता है, वो बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है ना, चलना शुरू करता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है। तो एक वो क्रम है विकास का। इसी प्रकार सीखने का एक क्रम है जिसको क्लासिफिकेशन एक सूचित करता है, वहाँ पे वर्गीकरण उसको दिखाता है। ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की थी ब्लूम ने, कि ब्लूम ने जो सीखने का जो ये दिया था उसको कहा जाता है उन्हें क्या, ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ठीक है। ब्लूम एवं उनके सहयोगियों ने शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में है। ठीक है। तो ब्लूम और उनके सहयोगियों ने शिकागो विश्वविद्यालय में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों में वर्गीकरण किया। यानी कि उन्होंने जो शैक्षिक उद्देश्य जो दिए थे, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शैक्षिक उद्देश्य जो दिए थे, वो 3 वर्गों में बांट दिया। एक हो गया ज्ञानात्मक जिसको हम लोग कॉग्निटिव, दूसरा भावात्मक जिसको हम लोग एफेक्टिव, और तीसरा साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक। तीनों पक्षों में इन्हें बांट दिया। ठीक है। जिसमें 1956 ईस्वी में ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष दिया था। ज्ञानात्मक पक्ष कब दिया था, 1956 में, तथा 1964 में ब्लूम, कर्थवाल तथा मसीहा ने भावात्मक पक्ष दिया। ये तीनों मिलके जो है वो दिया था भावात्मक पक्ष। ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष कौन दिया था, ब्लूम, और 1964 में ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा तीनों जो मिलके भावात्मक पक्ष दिया था। ठीक है। उसके बाद 1969 ईस्वी में सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। यानी कि 1969 में सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। ठीक है। जिससे शैक्षिक, तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक का एक नियोजित एवं संतुलित वर्गीकरण है। ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम टेक्सोनोमी। ठीक है। तो ब्लूम टेक्सोनोमी को 3 भागों में बांटा गया, एक ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। पहला क्या हो गया, पहला हो गया ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा हो गया क्रियात्मक पक्ष। ठीक है। तो ज्ञानात्मक पक्ष को हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, और भावात्मक पक्ष को एफेक्टिव डोमेन और क्रियात्मक पक्ष को साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष को जो दिया था वो दिया था ब्लूम ने, दिया था 1956 में। ज्ञानात्मक पक्ष को कौन दिया था, ब्लूम ने दिया था 1956 में। भावात्मक पक्ष को कौन दिया था, ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा। ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा ने दिया था 1964 में। और क्रियात्मक पक्ष को जो दिया था वो कौन दिया था, सिम्पसन ने दिया था 1969 में। ठीक है। तो इस प्रकार ब्लूम का ये वर्गीकरण है, ब्लूम का ये शैक्षिक वर्गीकरण है जो 3 भागों में बांटा गया, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध जो होता है वो हेड से होता है, यानी कि सिर से होता है, जहाँ पे बच्चे जो है याद करते हैं चीज़ों को, है ना। और भावात्मक चीज़ों का होता है हार्ट से होता है, हार्ट से संबंध होता है। और क्रियात्मक चीज़ों का जो होता है वो हैंड से होता है, मांसपेशियों से होता है। तो इन तीनों का संबंध इसी से होता है। ज्ञानात्मक पक्ष को हम लोग मस्तिष्क से सोचते हैं, इसलिए इसका संबंध जो है हम लोग हेड से करते हैं। भावात्मक पक्ष को हम लोग हार्ट से समझते हैं, भाव से द्वारा समझते हैं, संवेगों के द्वारा समझते हैं, है ना। और क्रियात्मक पक्ष को हम लोग हैंड से, यानी कि इसको हम लोग 3H याद रख सकते हैं, 3H, हेड हो गया, हार्ट हो गया और हैंड हो गया। 3H का जो शिक्षा दिया था वो गांधी जी ने दिया था, याद कीजिए, गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा दिया था वो 3H का शिक्षा दिया था, यानी कि हेड, हार्ट और हैंड, इन तीनों के द्वारा जो हम लोग सीखते हैं। ठीक है। तो ब्लूम का भी ये 3H शिक्षा जो है, ब्लूम में जो है 3H शिक्षा लागू होता है।
ठीक है, यानी कि हेड का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से, हार्ट का संबंध जो होता है, हार्ट का संबंध किससे हो जाएगा, भावात्मक पक्ष से, और क्रियात्मक पक्ष का जो संबंध हो जाएगा वो हैंड से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 3H का जो शिक्षा वो इसमें लागू हो जाता है ब्लूम के टैक्सोनॉमी में। ठीक है, अच्छा ज्ञानात्मक पक्ष में अगर बात करें तो क्या क्या आता है, ज्ञानात्मक पक्ष में आ जाएगा ज्ञान। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, ज्ञान, बोध, पढ़ा जाएगा ज्ञान, फिर बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो उसके जो है यहाँ पे 6 वर्गीकरण किया गया, 6 बाटों में बांटा गया। ज्ञान, ज्ञान को इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, बोध, बोध को हम लोग कहते हैं कंप्रीहेंशन। ठीक है, अनुप्रयोग को हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन, विश्लेषण को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिसिस, संश्लेषण को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंथेसिस, और मूल्यांकन को एवोल्यूएशन, एवोल्यूएशन कहते हैं। इस प्रकार जो है हम लोग देखें ज्ञानात्मक पक्ष को हम लोग 6 भागों में बांटे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद भावात्मक पक्ष, दूसरा में है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में कौन कौन है, इसमें कौन कौन आया था, इसमें है ग्रहण करना, रिसीविंग। ठीक है, फिर इसको अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, आकलन, असेसमेंट, या हम लोग इसको एल्विंग भी कहते हैं, एल्विंग भी कहते हैं, व्यवस्थीकरण, ऑर्गेनाइजिंग, व्यवस्थीकरण और चारित्रीकरण। ये जो है 5 है भावात्मक पक्ष के। और फिर 5 बचा है क्रियात्मक पक्ष के। क्रियात्मक पक्ष में कौन कौन है, अनुकरण, अनुकरण यानी कि इमिटेशन, कार्य करना, मनिपुलेशन, नियंत्रण, कंट्रोल, सामंजस्य और स्वाभाविकरण, सामंजस्य को कोऑर्डिनेशन और स्वाभाविकरण को न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इस प्रकार भावात्मक पक्ष को हम लोग 5 भागों में बांट दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्लूम का वर्गीकरण को देखें, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष को। ठीक है, आइए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 3H यानी कि हेड, हार्ट, हैंड पर बल दिया। ठीक है, जहाँ ज्ञानात्मक पक्ष को हेड के द्वारा अभी हम बताए, भावात्मक पक्ष को हार्ट के द्वारा, और क्रियात्मक पक्ष को हैंड से शैक्षिक उद्देश्यों को जोड़ा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं पहला में ज्ञानात्मक पक्ष को, या इसको हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, जिसका संबंध मस्तिष्क से होता है, सोचने समझने से होता है ना। बच्चे जो कार्य को सोच समझ के करते हैं वो ज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। ठीक है, सन 1956 ईस्वी में बेंजामिन ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का प्रतिमान किया। इसका जो है ज्ञानात्मक पक्ष जो दिया था वो कौन दिया था, ब्लूम ने दिया था। ठीक है, BS ब्लूम ने दिया था, 1956 में दिया था। ज्ञानात्मक पक्ष में शैक्षिक दृष्टि से बौद्धिक पक्ष सर्वाधिक महत्व होती है। इसमें जो बौद्धिक पक्ष यानी बुद्धि से संबंधित ज़्यादा इसमें महत्व दिया गया है। यह पक्ष ज्ञान तथा सूचनाओं का संग्रह तथा उनके उपयोग से संबंधित होता है, जहाँ पे हम लोग हर ज्ञान को, हर जो याद करने का चीज़ होता है उनको हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, सूचनाओं को हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे संग्रह करते हैं मस्तिष्क में। इससे मस्तिष्क संबंधी क्रियाओं का समावेश किया जाता है। इस पक्ष से सूचनाओं, तथ्यों, शब्दों, सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। सूचनाओं की, तथ्यों की, शब्दों की, सिद्धांतों की, थ्योरीज की, इन सभी की जानकारी हमारे एकत्रित होती है मस्तिष्क में, जहाँ पे संबंध होता है बुद्धि के द्वारा, है ना, और मस्तिष्क के द्वारा इनका संबंध होता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया, 6 वर्गों में। ठीक है, तो एक एक करके सबको देखते हैं। पहला में ज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉलेज। ठीक है, तो ये क्या है देखते हैं ज्ञान में। ये 1 नंबर में हम लोग ज्ञान देखते हैं। ये ज्ञानात्मक पक्ष के सबसे निम्न स्तर का उद्देश्य है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ज्ञानात्मक जो होता है सबसे ऊपर में होता है, उसके बाद बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, तो सबसे निम्न जो होता है वो कौन सा होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, सबसे निम्न कौन सा होता है, वो ज्ञान होता है। इसके अंतर्गत छात्र को विशेष संबंधित तथ्यों, घटनाओं, सूचनाओं, प्रतियों, सिद्धांतों, परंपराओं आदि का ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पे बच्चों को जो है छात्रों को विषय से संबंधित जो भी घटनाएं होती है, जो भी सूचनाएं होती है, पढ़ते होते हैं, सिद्धांत होती है, परंपराएं होती है, इन सभी का बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान का अर्थ होता है पठित विषय वस्तु, पठित विषय वस्तु, विचारों, तथ्यों को याद करना, जिसमें परिभाषा देना, परिभाषा कहना, पहचानना आदि क्रियाएं कराई जाती है। यानी कि इसमें ज्ञान में का मतलब होता है बच्चों को हम लोग को ज्ञान देना है। ठीक है, यानी उसको सिद्धांतों का भी, प्रतियों का भी, सूचनाओं का भी, इन सभी चीज़ों का उनको ज्ञान देना होता है। ज्ञान का अर्थ है कि जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उनको याद करवाना होता है, विषय वस्तु से संबंधित विचारों को देना पड़ता है, तथ्यों को देना होता है, परिभाषा देना होता है,
पहचानना पड़ता है शब्दों को। तो जहाँ पे हम लोग ये चीज़ों का ज्ञान देते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं भावात्मक, क्योंकि इनका संबंध बौद्धिक से होता है। ठीक है। दूसरा में है बोध। बोध को हम लोग अबोध भी कह सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कंप्रीहेंशन कहते हैं। ठीक है। ये ज्ञान से उच्च स्तर की मानसिक योग्यता है। ये थोड़ा ज्ञान से क्या है, उच्च स्तर की मानसिक योग्यता आती है। जिस पाठ्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसके विचारों को अपने शब्दों के अनुसार व्याख्या करना। जब हम लोग कोई भी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो उन ज्ञान को जब हम अपने विचारों को शब्दों के अनुसार व्याख्या करते हैं, उल्लेख करते हैं, अनुवाद करते हैं, अंतर करना, वर्गीकरण करते हैं, तुलना करना, पुष्टि करना, विवेचन करना आदि ये क्रियाएं हम लोग का क्या कहलाती है, बोध कहलाती है। समझ में आया। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहला पढ़े हम लोग ज्ञान। ज्ञान के बाद हम लोग क्या पढ़ना है, बोध। ठीक है। ज्ञान का मतलब होता है जो चीज़ हम लोग ग्रहण किए, जो नॉलेज हम लोग ग्रहण किए वो ज्ञान कहलाया, वो मस्तिष्क में जमा हुआ। अब जब हम लोग को जरूरी हुआ तो उन ज्ञान को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, है ना, अपने शब्दों के द्वारा हम उनका व्याख्या कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, तो वो तुलना कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, बोध कहलाएगा। वो मेरा क्या कहलाएगा, बोध कहलाएगा। समझ में आया। वो मेरा क्या कहलाएगा, बोध कहलाएगा। ठीक। तो हम लोग ज्ञान समझ गए, बोध समझ गए। ज्ञान का मतलब जो चीज़ हम लोग ग्रहण किए, बोध का मतलब उनको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा में प्रयोग, एप्लीकेशन। अब हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। तीसरा में क्या है, प्रयोग। यह ज्ञान तथा बोध से उच्च स्तर की मानसिक योग्यता है। यह ज्ञान तथा बोध से क्या है, उच्च स्तर की मानसिक योग्यता, यानी कि ज्ञान से भी अधिक और बोध से भी अधिक का है प्रयोग। ठीक है। प्रयोग के लिए ज्ञान तथा बोध दोनों का होना आवश्यक है। प्रयोग हम किसी भी चीज़ का करते हैं तो उनका ज्ञान होना भी प्रयोग जरूरी है और उनका विश्लेषण यानी कि बोध होना भी जरूरी है। यदि कोई छात्र ज्ञान तथा बोध से किसी सिद्धांत को प्राप्त कर चुका है तो उसका उपयोग भली भांति कर सकेगा। यदि कोई बालक जो है ज्ञान और बोध का प्रयोग करना सीख जाता है या उनको भली भांति प्राप्त है तो वो जो है प्रयोग करना उसका सीख जाएगा। ज्ञान और बोध का अगर उनको ज्ञान है तो वो प्रयोग करना सीख जाएगा। इसमें सीखे गए ज्ञान को व्यवहारिक में लागू करना, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, प्रयोगों को स्वयं करके देखना, ठीक है, तथा संबंध स्थापित करना आदि क्रियाएं आती है। यहाँ पे हम लोग समझ गए। प्रयोग का मतलब होता है जो भी ज्ञान हम ग्रहण किए हैं और जो मेरे अंदर में बोध है, ज्ञान और बोध को जिनको मालूम हो गया तो वो अपने प्रयोग करना सीख जाएगा। वो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने सीख जाएगा। वो पूर्व ज्ञान में स्वयं से जो उनको सिद्ध करना सीख जाएगा, तथ्यों को समझना सीख जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 सीखे, ज्ञान, बोध और प्रयोग। नेक्स्ट है विश्लेषण। अब हम लोग बात करेंगे एनालिसिस के बारे में कि विश्लेषण क्या होता है। ठीक है। चौथा नंबर में है विश्लेषण। उच्च मानसिक स्तर का उद्देश्य, ये अब यहाँ से शुरू हुआ उच्च मानसिक स्तर का। वो तीनों जो पढ़े थे हम लोग निम्न मानसिक स्तर का पढ़े थे, लॉट्स, LOTS, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, है ना, निम्न मानसिक स्तर का कौशल सीखे। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे उच्च स्तर का कौशल यानी कि हॉट्स, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है मानसिक स्तर का यानी कि हॉट्स, यहाँ से शुरू हो रहा है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। पहला में आ जाएगा, इसमें चौथा नंबर में आ जाएगा विश्लेषण, जिसमें किसी सूचना को समझने के लिए तत्वों में बांटा जाता है। इसके लिए ज्ञान, बोध और प्रयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति होना आवश्यक होता है। विश्लेषण का मतलब होता है जो भी ज्ञान मेरे पास है उनको हम जब बच्चों के सामने में हम टुकड़ा टुकड़ा करके बांटते हैं, है ना, विस्तार करके समझाते हैं, तो वही मेरा क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु को विभक्त करना यानी बांटना, विश्लेषण करना, अलग अलग कर घटकों में बांटना आदि क्रियाएं कराई जाती है इस विश्लेषण में। समझ में आया, एनालिसिस। ठीक है। ये उच्च स्तर की मानसिकता है जिसमें आप लोग को वो तीनों तो होना जरूरी है, ज्ञान, बोध और प्रयोग तो होना जरूरी है। उसके बाद ही आप विश्लेषण कर सकते हैं। तो वो तीनों निम्न स्तर की थी और यहाँ से जो शुरू हो रहा है अब उच्च स्तर की मानसिक योग्यता शुरू हो रहा है। ठीक है। विश्लेषण हो गया। उसके बाद हो गया संश्लेषण। पांचवा में क्या आ जाएगा, संश्लेषण, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं सिंथेसिस। संश्लेषण में क्या होता है, ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे अधिक संश्लेषण पर बल दिया जाता है। इसमें जो है सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है, संश्लेषण पर बल दिया जाता है सबसे अधिक। ठीक है। इसके अंतर्गत सभी तत्वों को और अंगों को एकत्रित करके नवीन ढांचा तैयार किया जाता है। देखो, संश्लेषण का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को जमा करके एक ही लाइन में उनका जवाब देना क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। यानी कि कई सारे तथ्यों को जमा करके एक नया तथ्य जो बनाते हैं हम लोग उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संश्लेषण करते हैं। इसके अंतर्गत निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण,
करना, विचारों और भावों को नवीन रूप में देना, नवीन योजना बनाना आदि क्रियाएं आती है। इसमें क्या क्या आती है? जैसे निष्कर्ष निकालना, तो निष्कर्ष लास्ट में क्या होता है? कंक्लूजन होता है किसी भी चीज़ का, है ना। सामान्यीकरण करना, है ना। उसके बाद विचारों या भावों को नवीन रूप में देना, योजना बनाना, ये सभी क्रियाएं जो होती है वो संश्लेषण में आती है। देखो, विश्लेषण में क्या होता है? कोई छोटा चीज़ है उसको क्या करना? विस्तार करना है। उसको क्या करना? विस्तार करना, विश्लेषण कहलाता है। और कई सारी चीज़ों को जमा करके एक नया निष्कर्ष निकालना, वो क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। यानी कि विश्लेषण का उल्टा संश्लेषण होता है, संश्लेषण का उल्टा विश्लेषण होता है। समझ में आएगा? और लास्ट में है 6 नंबर में मूल्यांकन, है ना। मूल्यांकन को देखते हैं। ये ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च स्तर की मानसिक उद्देश्य है। ये ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च स्तर का मानसिक उद्देश्य है एवं मूल्यांकन का सर्वोच्च माना जाता है। इसके अंतर्गत पाठ्यवस्तु के नियमों, सिद्धांतों तथा तथ्यों में आलोचनात्मक अपनाया जाता है। इसमें आंतरिक और बाह्य मानदंडों को मापा जाता है। इसमें बच्चों का आंतरिक यानी कि स्कूल के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं कर रही है और स्कूल के बाहर के मापदंडों को मानकर जो है उनका मूल्यांकन क्या आता है? बच्चों का जो है जांच किया जाता है। मूल्यांकन का मतलब जो बच्चों का जांच किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखिए, ब्लूम ने जो ये दिया था ज्ञानात्मक पक्ष जो दिया था, ज्ञानात्मक पक्ष, है ना। तो ज्ञानात्मक पक्ष में हम लोग 6 को देखे, कौन कौन देखे? 6 को। पहला बच्चों में ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, संश्लेषण होना चाहिए और मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों को ज्ञान का मतलब होता है तथ्यों की जानकारी होना चाहिए। बोध का मतलब उन तथ्यों को जब अपने विचारों के द्वारा, शब्दों के द्वारा दूसरे के सामने व्यक्त करता है तो बोध कहलाता है। प्रयोग, जब ज्ञान और बोध का प्रयोग होना सीख जाता है, जब ज्ञान और बोध का प्रयोग होना सीख जाता है तो बच्चे जो प्रयोग करना भी सीख जाते हैं। विश्लेषण का मतलब कि किसी छोटे चीज़ों को विस्तार करके बताना विश्लेषण कहलाता है। यानी कि हम लोग इसको क्रिटिकल थिंकिंग में भी गिनती कर सकते हैं, ठीक है। संश्लेषण का मतलब होता है किसी बड़े बहुत सारी चीज़ों को एक संक्षिप्त रूप में बताना, क्या कहलाता है? संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब हम लोग याद सकते हैं शॉर्ट, है ना। और संश्लेषण का मतलब हम लोग शॉर्ट समरी यानी कि संक्षिप्त में बताना संश्लेषण कहलाता है। समझ में आया? और विश्लेषण का मतलब विस्तार करके बताना है, यानी कि ज़्यादा करके बताना, वो विश्लेषण कहलाता है। और मूल्यांकन लास्ट में जो हम लोग जांच करते हैं वही मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ज्ञानात्मक पक्ष को देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं भावात्मक पक्ष को, यानी एफेक्टिव डोमेन, जिसका संबंध किससे होता है? हार्ट से होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भावात्मक पक्ष में। भावात्मक पक्ष का विकास ब्लूम, क्रथवाल और मसिया, तीन मनोवैज्ञानिक ने मिलकर इनका बारे में बताया था। और 1964 में कौन कौन? ब्लूम, क्रथवाल और मसिया ने 1964 ईस्वी में किया गया था। इस पक्ष का संबंध मनुष्य के हृदय यानी हार्ट से, वो भाव से होता है। व्यक्ति के जीवन पद्धति में भावात्मक समायोजन एवं नियंत्रण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यक्ति के समायोजन में भावात्मक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भावात्मक के द्वारा व्यक्ति समायोजन करता है किसी की भी चीज़ों के साथ, नियंत्रण करता है। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है भावात्मक चीज़ों का, क्योंकि उनसे भी वो सीखता है, ठीक है। वह उद्देश्य जिनसे बालक की रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, मूल्य और दृष्टिकोण का विकास होता है, उसे हम लोग भावात्मक पक्ष कहते हैं। इन सभी चीज़ों का जो विकास होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भावात्मक पक्ष कहते हैं, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक एक करके भावात्मक पक्ष में कौन कौन आ जाएगा। तो पहला आ जाएगा ग्रहण करना, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसीविंग कहते हैं, ठीक है। यानी भावात्मक पक्षों को हम लोग 5 भागों में बांटेंगे, 5 वर्गों में, ठीक है। पहला आ जाएगा ग्रहण करना, जिसको हम लोग रिसीविंग कहते हैं। ये भावात्मक पक्ष का निम्न स्तर है। फिर वही बात, ये भावात्मक पक्ष का क्या है? निम्न स्तर है एवं आरंभिक वर्ग है, जिसमें छात्रों को के ग्रहण करने की इच्छा से है। इसके अंतर्गत घटना व क्रिया को ग्रहण करने की इच्छा, क्रिया के प्रति जागरूकता, क्रिया पर ध्यान देना, स्वीकार करना आदि छात्र द्वारा अर्जित की जाती है। यह भावात्मक पक्ष का निम्न स्तर है एवं आरंभिक वर्ग है, जिसके द्वारा छात्रों को ग्रहण करने की इच्छा होती है। जिस किसी भी चीज़ों को ग्रहण करता है, जिन्हें उन्हें इच्छा होती है, जागरूकता होता है, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करता है, स्वीकार करते हैं वो, तो वो उन्हें चीज़ों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो पहला चीज़ क्या हो गया? ग्रहण करना, ठीक है, रिसीविंग। दूसरा में क्या है? प्रतिक्रिया करना, यानी कि रिस्पॉन्डिंग। अब ग्रहण करने के बाद वो उसके प्रति क्या करेगा? प्रतिक्रिया देगा, ठीक। अनुक्रिया भी कहते हैं हम लोग इसके इंग्लिश में, हिंदी में अनुक्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में रिस्पॉन्डिंग कहते हैं। ये ग्रहण करने के बाद का पक्ष है, इसमें ग्रहण किए गए के प्रति अभिरुचि एवं प्रतिक्रिया देना, इच्छा व्यक्त करना, उत्तर देना तथा स्वीकृति देना आदि क्रियाएं छात्र द्वारा की जाती है। यहाँ पे छात्र द्वारा जो आदि क्रियाएं की जाती है प्रतिक्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा में आकलन,
वैल्यूइंग भी करते हैं इसको हम लोग, आकलन को वैल्यूइंग या फिर हम लोग असेसमेंट भी करते हैं। अब हम लोग इसको जांच करते हैं कि बच्चे ने जो ग्रहण किया फिर उसके प्रति जो अनुक्रिया दिया, अब हम लोग उसको जांच करना पड़ता है, आकलन करते हैं। इस उद्देश्य का संबंध छात्र के विशिष्ट मूल्यों से होता है। इस उद्देश्य का संबंध छात्रों के विशिष्ट उद्देश्य से होता है। कोई एक स्पेसिफिक उद्देश्य होना चाहिए जांच करने का, जहां उन मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों की आस्था होती है एवं वह अपने जीवन में विशेष महत्व देते हैं। जहाँ उन मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों की क्या होती है, आस्था होती है, उन्हें विश्वास होता है कि जो जांच होती है उनका जीवन में बहुत ही महत्व योगदान होता है। इसके अंतर्गत मूल्यों को स्वीकारना, मूल्यों को वरीयता देना आदि का आकलन किया जाता है। आदि का इन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है, जो बच्चे सीखते हैं। ठीक है, अब हो गया, ग्रहण कर लिया, प्रतिक्रिया कर लिया, आकलन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, व्यवस्थीकरण करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। व्यवस्थीकरण करना बहुत जरूरी है। इस व्यवस्थीकरण है ना, ये चौथा नंबर है। इस उद्देश्य का व्यवहार मूल्यों के संगठित रूप से होता है। व्यवस्था का संबंध मूल्यों के क्रम को निर्मित और संगठित करने से है। इसके अंदर छात्र मूल्यों की अवधारणा, व्यवस्था करना, निश्चित करना आदि अर्जित करते हैं। इनमें जो है वो व्यवस्थित करते हैं, है ना, अवधारणा को समझते हैं, निश्चित करते हैं, इन सभी चीज़ों का वो क्या करते हैं, व्यवस्थीकरण मतलब होता है समान चीज़ों को जो है व्यवस्था में रखना। क्या कराता है, व्यवस्थीकरण करता है। जो उनके छात्र जो भी सीखते हैं उनको व्यवस्थित करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और लास्ट में 5वां नंबर में हम लोग बात करेंगे चारित्रीकरण, यानी कि हम लोग इसको कैरेक्टराइजिंग भी बोलते हैं। कैरेक्टराइजिंग यानी चारित्रीकरण करते हैं। ये भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सबसे उच्च स्तर का है एवं अंतिम पक्ष है। ठीक है, ये भावात्मक का सबसे अंतिम पक्ष है, जिनमें मानव आत्मसात कर मूल्यों की दिशा निर्देश करता है। जिसमें बच्चे सीखने के बाद अपने मूल्यों को क्या करता है, दिशा निर्देश करना है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। ठीक है, इसका संबंध व्यक्ति के विशेषताओं आत्मसात करना, मूल्य प्रदर्शित करना, मूल्यों को दोहराना आदि अर्जित करता है। आदि जो है अर्जित करता है, ये चारित्रीकरण में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें भावात्मक पक्ष के हम लोग 5 देखें। पहला देखिए ग्रहण करना। ठीक है, भावात्मक पक्ष था, ये भावात्मक पक्ष का था। ठीक है, ग्रहण करना, अनुक्रिया, आकलन, व्यवस्थीकरण, चारित्रीकरण। ग्रहण करनी है तथ्यों को, चीज़ों को ग्रहण करना, अनुक्रिया उसके प्रति जो है रिस्पॉन्डिंग देना, प्रतिक्रिया देना, आकलन जांचना, व्यवस्थीकरण व्यवस्था में डालना, चारित्रीकरण अपने चीज़ों को उद्देश्य की ओर ले जाना, अपने आगे लक्ष्य की ओर बढ़ना। ये इधर ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो मानसिक बच्चों का सीखने की जो क्षमता होती है विकसित होती है। ये सब नीचे वाला जो होता है वो लोअर होता है, LOTS लोअर, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, और ये सब जो होता है हॉर्स होता है HOTS हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उच्च क्षमता की चिंतन कौशल। ठीक है, और ये हो गया निम्न क्षमता के चिंतन कौशल। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष का, यानी कि साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, जिनका संबंध किससे होता है, हैंड से होता है। क्रियात्मक पक्ष का विकास सिम्पसन ने 1969 में किया था। इस पक्ष का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल के विकास से होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों का शारीरिक विकास करना है, मांसपेशियों का विकास करना होता है। ठीक है, जिनमें ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियों का समन्वय होता है। बच्चों के ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मांसपेशियों का समन्वय होता है। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो अपने ज्ञानेंद्रियों की मदद से साइकिल चलाना सीखता है, तो उसके द्वारा जो है बच्चों में शारीरिक विकास भी होता है। बच्चे खेल खेलते हैं तो खेलने के क्रम में इंद्रियों के माध्यम से, यानी इंद्रियां मतलब नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा, इन चीज़ों के माध्यम के साथ साथ बच्चों में शारीरिक विकास भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग इंद्रियों के माध्यम से मांसपेशियों का जो विकास होता है, जहाँ पे बच्चे सीखते हैं, उसको हम लोग क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। इसका हस्त द्वारा यानी हैंड द्वारा संचालित पक्ष होता है। इसमें हाथों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो क्रियात्मक पक्षों को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें से पहला हो गया अनुकरण, यानी कि इमिटेशन। सबसे पहले बच्चा अनुकरण करता है, इमिटेशन करता है, अनुकरण करता है। ठीक, ये क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है। यह क्रियात्मक पक्ष का क्या है, प्रथम स्तर है, जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य व्यवहार की चेतन रूप से नकल करना। इस पक्ष में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार, विचारों, भावों, कार्यों एवं क्रियाओं को देखकर स्वयं ठीक उसी प्रकार नकल करता है। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन, नकल करना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नकल करना भी कह सकते हैं। इसको हम लोग नकल करना, नकल करना का मतलब होता है बच्चे जो है क्या करेंगे, जैसे कोई साइकिल चलाना सीख रहा है। ठीक है, तो उसको देख के जो है ये भी बच्चे क्या करेंगे, धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखेंगे। तो उसका वो अनुकरण कर रहा है, देख के अनुकरण कर रहा है। ठीक है, तो उनके भावों को, विचारों को, है ना, क्रियाओं को, व्यवहारों को, इन सभी चीज़ों को देखकर जो है बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, जिसके द्वारा बच्चे के मांसपेशियों का विकास होता है। ठीक है, समझ में आ गया अनुकरण।
नेक्स्ट आते हैं दूसरा में कार्य करना। अब हम लोग बोलते हैं मैनिपुलेशन। ये क्या होता है कार्य करना? ये क्रियात्मक पक्ष का द्वितीय पक्ष है। ठीक है, पहला तो हो गया अनुकरण, ये द्वितीय पक्ष है जिसमें छात्र अनुकरण करके उसमें कार्य करता है। अब बच्चे जो है समझ गए कि साइकिल चलाना है और उसको देख के वो साइकिल चलाना शुरू कर दिया। अब ये बच्चे क्या करने लगते हैं? कार्य करने लगते हैं। ठीक है, निर्देशों का पालन करता है, फिर चयन करता है और उसमें स्थिरता आ जाती है। जब बच्चे धीरे धीरे वो सीख जाते हैं तो वो उसमें क्या आने लगती है? वो स्थिरता आने लगती है, फिक्स्ड होने लगते हैं। ठीक है, बच्चे में उसके प्रति क्या आने लगते हैं? फिक्स्ड होने लगती हैं और वो चयन करने लगते हैं कि कौन सा जो है, जैसे बच्चे कई सारी अनुक्रिया करती है तो उसमें से जो जिस अनुक्रिया से बच्चे सीख जाते हैं उसका वो चयन करने लगते हैं। ठीक है, और उस क्रिया उस जो जिससे वो सीखते हैं उसके प्रति वो क्या करने लगते हैं? कार्य करने लगते हैं। यही है मेरा कार्य करना। समझ में आया? ठीक, पहला हो गया नकल करना यानी अनुकरण करना, दूसरा हो गया कार्य करना, तीसरा में है नियंत्रण। तीसरा में क्या है? नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। ये क्या है? अब आप लोग जो है हम लोग साइकिल चलाना मतलब उसको देख के सीख चलाना शुरू कर दिए, फिर सीख भी गए। अब हमको नियंत्रण करना भी तो सीखना है। ठीक है, तो कंट्रोल करना भी जरूरी है। ये क्रियात्मक पक्ष का तृतीय पक्ष है। ठीक है, इसमें इस पक्ष में चयनित कार्यों का पुनरुत्पादन किया जाता है, इसमें कार्यों को नियंत्रण किया जाता है, इसमें क्या कहता है? कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब कंट्रोल करना सीख गए है ना। जैसे हम लोग साइकिल है ना, साइकिल सबसे पहले बच्चे जो है साइकिल क्या करने लगे? साइकिल जो है देख के कोई चला रहा था तो उसको देख के बच्चे जो है चलाना शुरू कर दिए, फिर उसको वो सीख गए, फिर उसका नियंत्रण करना सीख गए। अब वो क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा, समन्वय करेगा कि आगे भविष्य में कभी भी साइकिल चलाने का मौका मिले तो वो चला सकता है। अब वो समन्वय करेगा, नियंत्रण करेगा। जैसे हम लोग अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो वही हम लोग का क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, ठीक, अब बच्चे जो है साइकिल चलाने के साथ कोऑर्डिनेट करने लगती है। ये क्रियात्मक पक्ष का उच्च स्तर के मानसिक कौशल है, क्योंकि वो दिमाग में फिक्स हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया उच्च स्तर का मानसिक कौशल। यह पक्ष में कार्य प्रणाली एवं नियंत्रण के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। जो भी कार्य होता है और नियंत्रण होता है उसके बीच वो क्या कर लेते हैं? कार्य को सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, जिसमें एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित किया जाता है और कार्य करने में कम परेशानी होने लगती है। अब आगे जब भी भविष्य में कोई इस तरह का कार्य उन्हें मिलता है तो वो आसानी से कर लेता है, जिन्हें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो सामंजस्य तो हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं पांचवा में स्वाभाविकरण, न्यूट्रलाइजेशन। यह क्रियात्मक पक्ष का उच्च स्तरीय योग्यता है। यह क्रियात्मक पक्ष का क्या है? उच्च स्तरीय योग्यता है, जिसमें किसी कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के बाद व्यक्ति स्वयं कार्य करने योग्यता हो जाते हैं। जब बच्चे सीख जाते हैं, सामंजस्य करना सीख जाते हैं, नियंत्रण करना सीख जाते हैं, अब वो क्या करने लगते हैं? उनको जो है स्वयं वो कार्य करने योग्य बन जाते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति का सभी पक्षों का समझ लिया जाता है, इसमें स्वाभाविक कार्य करते हैं। वो जो है बच्चे अपने से कार्य करने लगते हैं और वो स्वाभाविक कार्य करने लगते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्वाभाविकरण। इसका नाम क्या पड़ गया? स्वाभाविकरण। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि क्रियात्मक पक्ष में जो थे, क्रियात्मक पक्ष में 5 गो देखे थे। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष यानी कि साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, ये क्रियात्मक पक्ष में क्या है? ये दोनों जो था, ये दोनों क्या है? हॉट्स है, HOTS, हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल उच्च मानसिक चिंतन कौशल, उच्च मानसिक चिंतन कौशल। और ये तीनों जो था 1 से लेकर 3 तक, ये था लॉट्स, LOTS, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी कि निम्न मानसिक चिंतन कौशल, निम्न मानसिक चिंतन कौशल। ठीक है, यानी कि इसका पूरा नाम हो गया हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, ये दोनों हुआ। ठीक, और 1 से 3 तक जो हो गया वो हो गया लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? और नीचे से ऊपर जाएंगे तो मानसिक विकास बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो मानसिक विकास क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यहाँ पे शारीरिक विकास भी बढ़ेगा, भावात्मक विकास, यही तो मेन था। समझ में आया? यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख लिए। जैसे पहला में हम लोग देखे थे ज्ञानात्मक पक्ष का भी हम लोग देख लिए, ज्ञानात्मक पक्ष का भी देखे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग किसका देखे? ज्ञानात्मक पक्ष का भी देख लिए। ठीक है, पहला हम लोग देखिए, हम लोग पहला देखिए ज्ञानात्मक पक्ष का। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए भावात्मक पक्ष का, फिर देखिए हम लोग क्रियात्मक पक्ष का। तीनों पक्ष का हम लोग देख लिए। ठीक है,
सब। इसके बाद हम लोग आज बी.एस. ब्लूम का जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बी.एस. ब्लूम ने अपने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष है। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्षों को 6 भागों में बांटा, भावात्मक पक्षों को 5 भागों में बांटा और क्रियात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आप लोग भी एग्जाम इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम निर्माण में ब्लूम के वर्गीकरण का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी इन करिकुलम, क्योंकि क्वेश्चन में तो महत्व भी पूछा था, इसलिए इसका जो है क्या महत्व हुआ, यानी इस वर्गीकरण से क्या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पाठ्यक्रम निर्माण में ब्लूम और उनके सहयोगियों द्वारा वर्गीकरण का महत्व निम्न है। ठीक, आइए कौन कौन महत्व है देखते हैं। 1 नंबर में है, ये वर्गीकरण सरल से जटिल की ओर है। यह वर्गीकरण जो है सरल से जटिल का मतलब लोअर थिंकिंग स्किल से हायर थिंकिंग स्किल की ओर है। समझे, बच्चे को पहले धीरे धीरे कार्यों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो जटिल कार्यों को करने लगते हैं, इसलिए इसका ये महत्व है। ये जो है, ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण इसकी ओर इंगित करता है कि बच्चे जो है सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं। इसमें सीखने की प्रक्रिया संतुलन में होती है। इसमें सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, एक संतुलन में होती है, एक व्यवस्थीकरण में होती है। ठीक है, दूसरा नंबर में महत्व है, सीखने वाले स्तर का सही ज्ञान होने पर मूल्यांकन करने की सुविधा होती है। एक ये भी इसका महत्व निकला कि यदि सीखने का जो स्तर होता है, सीखने का जो लेवल होता है, यदि वो सही ढंग से बच्चे सीखते हैं तो अध्यापक को मूल्यांकन करने में भी उसमें क्या होने लगती है, सुविधा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा नंबर महत्व है, इस वर्गीकरण की सहायता से मूल्यांकन विधियों की जांच सरलता से की जाती। इस वर्गीकरण से यह सहायता हुआ कि जो भी मूल्यांकन विधियाँ हुआ उसकी जांच करने में सरलता आने लगी। चौथा नंबर में है, इस वर्गीकरण से पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य पाठ्य सामग्री के निर्माण, विश्लेषण, मूल्यांकन करने में सुविधा होने लगी। इन सभी चीज़ों की सुविधा होने लगी। ठीक है, 5वां नंबर महत्व है कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए भी ये नवीन क्षेत्रों को प्रस्तुत कर रहा है। नवीन क्षेत्रों को भी ये क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। 6ठा नंबर में है, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों से संबंधित होने से यह वर्गीकरण औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों के निर्माण में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हुआ। पाठ्यक्रम का जो निर्माण होने लगा वो बच्चों के इसी तीनों चीज़ों को देखते हुए जो है उनको रखते हुए जो है पाठ्यक्रम का निर्माण करने लगा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक चीज़ों को। ठीक है, तो व्यावसायिक में भी और औद्योगिक में भी इनका प्रयोग होने लगा। लास्ट में हम लोग निष्कर्ष में देखेंगे। निष्कर्ष में यह है कि इस प्रकार, कंक्लूजन में, कि इस प्रकार ब्लूम एवं उनके सहयोगियों ने बालकों को सीखने की योग्यता का एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया, जिससे सीखने की प्रक्रिया सरलता से कठिन की ओर तथा बालक तेजी से सीखता है और बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो यहाँ तक हम लोग ब्लूम का जो है पूरा देख लिए, है ना। अब हम लोग इसको और एक बार अच्छे से देख लेते हैं हम लोग, है ना। बी.एस. ब्लूम यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी। ठीक, इन्होंने 3 भागों में बांटा। एक हो गया ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक, दूसरा हो गया भावात्मक पक्ष, और तीसरा हो गया क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, भावात्मक पक्ष कब दिया था, 1956 में। भावात्मक पक्ष कब दिया था, 1964 में। और ये दिया था 1969 में। ये कौन दिया था, बी.एस. ब्लूम ने दिया था। ठीक है, और ये भावात्मक पक्ष दिया गया था वो करथवाल, मसीहा और ब्लूम 3 आदमी ने मिलकर दिया था। ठीक, और क्रियात्मक पक्ष को सिम्पसन ने दिया था। ठीक है, ये कौन दिया था, सिम्पसन ने दिया। इसमें हम लोग कितने वर्गीकरण को देखे थे, इसमें 6 वर्गीकरण, इसमें 5 वर्गीकरण, इसमें 5 वर्गीकरण। इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन हो गया ब्लूम के टेक्सोनोमी का। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो बहुत ही बेहतरीन नोट्स के साथ जो है समझ में आ गया। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, सभी B.एड के संबंधी सभी दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए टॉपिक में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।